नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान के 100% सटीक प्रश्न, जो कि एनटीपीसी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ में हमने दोस्तों इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स को देखा, भारत की कला और संस्कृति को देखा, भारतीय साहित्य को भी हमने पढ़ा, भारत के स्मारक और स्थान को भी हमने देख लिया, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी दोस्तों हमने देख लिया है, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल को भी हमने दोस्तों डिटेल से देख लिया है। और इसी सीरीज में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान, जनरल साइंस और लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब की टेंशन मत लीजिए और अभी आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो फिर मैं बीच में आपको किसी भी वक्त आपको मैं बता दूंगा, तो आप उस वक्त आप हिट कर दीजिएगा लाइक बटन को या सब्सक्राइब बटन को। अभी आप पढ़ना शुरू करिए। पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है दोस्तों जो कि मानव मतलब इंसानों का संतुलन बनाए रखता है? जैसे कि आप जब खड़े हैं तो खड़े कैसे रह पा रहे हैं, तो उसका जो है इम्पोर्टेंट सेरिबेलम। सेरिबेलम मस्तिष्क का वह भाग है दोस्तों जो शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है, पोस्चर को मेंटेन करता है। जैसे आप खड़े हैं तो किस प्रकार से खड़े रह पा रहे हैं, कभी आप एक हाथ मतलब कभी आप हाथ को कमर पर रख ले रहे हैं, कभी आप कंधे पर रख रहे हैं, कभी पैर को आगे करके खड़ा हो रहे हैं, मतलब जिस पोस्चर में आप खड़े हो रहे हैं तो उसका कंट्रोल जो है वह सेरिबेलम करता है। जब चलते हैं दौड़ते हैं तो दोस्तों अनबैलेंस होकर गिर ना जाए, जिसका बैलेंस जो है सेरिबेलम का काम होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी? गुर्दे की किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? किडनी गुर्दा यहाँ पर हिंदी शब्द लिखा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन किडनी ज़्यादा सटीक है। किडनी की जो है फंक्शनल इकाई क्या होती है आपने पढ़ा होगा, नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल इकाई होती है। नेफ्रॉन क्या होता है दोस्तों? नेफ्रॉन जो है छोटी छोटी इकाई होती है किडनी की, जिससे मिलकर जो है किडनी बनी होती है। और इसका काम क्या होता है? किडनी में खून को छानना और खून से जो यूरिनिया मतलब यूरिन को अलग करना, यह मेन फंक्शन होता है नेफ्रॉन्स का। और मनुष्य के एक नेफ्रॉन में मतलब एक किडनी में कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। तो इनका जो है मेन काम ये होता है ब्लड में से इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, जो कि किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्किन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी की मदद से त्वचा में बनता है? सिंपल सी बात है दोस्तों, विटामिन डी आपने देखा है सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। सूर्य की पराबैंगनी किरणें यूवी रेज जो होती है दोस्तों त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है, और यह हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सटीक उत्तर था। अभी आपको दोस्तों थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिखेंगे, थोड़ा डीपली जाइएगा तो आपको अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों यहाँ पर कार्बोनेटेड मतलब डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को घोलने से झाग उत्पन्न होता है, जिससे वह स्पार्कलिंग बनती है और गैस पेय पदार्थ को जो है तीखा स्वाद भी देती है। आपने कोल्ड ड्रिंक्स को पिया होगा तो एक अजीब टाइप में उसमें जो है स्वाद आता है, तो उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, उसको ही कार्बोनेटेड जल बोला जाता है। कौन सा पादप हार्मोन्स कोशिका वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? पादप हार्मोन्स ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है दोस्तों पौधों की कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है, विशेष रूप से तना और जड़ में होता है। ये प्रकाश की दिशा में झुकाव दोस्तों जो फोटोट्रोपिज्म में यह मदद करता है। जैसे पौधे जो है आप यदि किसी पेड़ के नीचे यदि आप लगा देंगे तो मतलब जिधर साइड सूर्य की प्रकाश पड़ेगा वो पौधा जो है उसी साइड ग्रो करेगा, उसके विपरीत साइड ग्रो नहीं करेगा। तो इसको इस प्रक्रिया को फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। यह दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है, जो कि पौधों की कोशिका वृद्धि में काम आता है। डीएनए कितने प्रकार के नाइट्रोजनी आयनों से बना हुआ होता है? डीएनए की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर 4 नाइट्रोजनी आधार होते हैं, और डीएनए जो दोस्तों होता है वो 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस से बना हुआ होता है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये मिलकर दोस्तों आनुवांशिक कोड तैयार करते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं। तो यहाँ पर 4 उत्तर सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त क्या है? रक्त का जो होता है दोस्तों पीएच मान वो क्षारीय होता है, और 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, जो कि हल्का क्षारीय होता है। पीएच वैल्यू आपने पढ़ा होगा दोस्तों पीएच स्केल के बारे में। यदि 7 से ज़्यादा है तो दोस्तों क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम है तो वह अम्ल हो जाता है। तो 7.4 होता है इसलिए वह क्षारीय होता है। रक्त मतलब कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर है?
यूनिवर्सल डोनर का मतलब कोई भी रक्त समूह को भी वह दे सकता है। तो ओ नेगेटिव वाला दोस्तों रक्त समूह जो है वह सभी रक्त समूह ब्लड मतलब सभी रक्त समूह वाले उनको दे सकता है, क्योंकि इस बिना प्रतिक्रिया से दिया जा सकता है, इसके इसलिए इसे सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। ओ लेकिन यह दोस्तों केवल और केवल ओ माइनस व्यक्ति से ही रिसीव कर सकता है, और देने के लिए तो सबको दे सकता है, लेकिन केवल ओ माइनस वाले व्यक्ति को ही यह रिसीव कर सकता है, जो कि एक लाखों करोड़ों में किसी एक व्यक्ति के अंदर ओ निगेटिव होता है। हाई ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए दोस्तों स्फाइग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यह क्या करता है दोस्तों, इसमें एक पंप होता है और रबड़ का बेल्ट होता है जो कि मापन यंत्र का काम करता है। यदि हम बात करें कि नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 180 मतलब 120 से 80 से 120 के बीच में mmHg होता है दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना है। स्फाइग्मोमैनोमीटर जो होता है ब्लड प्रेशर नापने का काम करता है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण होता है दोस्तों मलेरिया रोग। और एक जीव होता है प्लाज्मोडियम, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि यहाँ पर दोस्तों प्रोटोजुआ जो है मलेरिया रोग मतलब जीव के कारण होता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग उत्पन्न करता है? इंसुलिन का निर्माण कौन से अंग में होता है? तो इंसुलिन का निर्माण दोस्तों अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में होता है, जो कि शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से ही दोस्तों डायबिटीज होता है। इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज होता है, और जो कि ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है अग्नाशय, जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं। ये दोस्तों पेट के नीचे होता है, मतलब आमाशय के नीचे पाया जाता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कई बार आपने पढ़ चुका होगा इसको। विटामिन के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रक्त के थक्के को बनाने की प्रक्रिया को पूरा करता है, और यदि यह विटामिन शरीर में कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और लगातार जो है ब्लड निकलता रहेगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस को अवशोषित करते हैं? इसमें दोस्तों आप फंस सकते हैं, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में किस गैस को अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ही अवशोषित करते हैं दोस्तों, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और यह प्रक्रिया दोस्तों ग्लूकोज के उत्पादन के लिए जरूरी होती है। पीलिया, जिसको जॉन्डिस बोला जाता है, किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया से दोस्तों लीवर प्रभावित होता है। इसके कारण जो है शरीर का रंग पीला पीला होने लगता है, और लीवर के खराब के कारण यह होता है, और यह दोस्तों बिलीरुबिन की जमा होने के कारण होता है। दो पिगमेंट पाए जाते हैं, एक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन का जो कलर जो होता है दोस्तों वह पीला कलर होता है, और जो कि इसकी अधिकता के कारण पूरा शरीर जो है पीला पड़ने लगता है। कौन सा रक्त कोशिकाएं रक्त के थक्का बनाने में सहायक होती है? कौन सी रक्त कोशिका मतलब रक्त का कौन सा सेल्स रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों जो रक्त में, आपने कभी भी यदि ब्लड की चेकिंग करवाई होगी तो उसमें आपको प्लेटलेट काउंट्स का भी एक ऑप्शन दिखाई दिया होगा। तो वो जो है प्लेटलेट्स दोस्तों बोलते हैं कि 2.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए उनका प्लेटलेट काउंट्स। वह जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, जो कि रक्त का ऑक्सीजन के संपर्क में आने से यह दोस्तों एक जालीनुमा संरचना बना लेता है, जिससे ब्लड जो है फंस जाते हैं। आँख का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग है दोस्तों? आइरिस। आइरिस जो होता है दोस्तों आँख की पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जब कभी हम धूप में जाते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि आप अंधेरे में हैं और जब आप धूप में जाते हैं तो आपको चुभन जैसे होने लगती है आँख में, वो दोस्तों अचानक से उसका जो पुतली का जो आइरिस वाला भाग होता है वो सिकुड़ने लगता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को बाहर तरफ ही रोकने की कोशिश करता है। और जैसे इसका अपोजिट यदि आप करें धूप में यदि हो और अचानक से आप अंधेरे में जाएंगे तो बिल्कुल आपकी आंख फैलने लगती है। तो वो फैलना और सिकुड़ना का काम वो आइरिस का होता है। आप अपनी आंखों में देखिएगा, आइरिस वो रेसे जैसे चारों तरफ दिखाई देगा, जो कि इसका मेन फंक्शन होता है, नियंत्रित करता है प्रकाश को। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो यहाँ पर इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों जल में घुलनशील होने वाला। वसा में घुलनशील होने के लिए दोस्तों KEDA 4 विटामिन होते हैं, और जो कि जल में घुलनशील, उसके अलावा C विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, और यह जो है इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, विटामिन C। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कई बार आपने देख लिया है दोस्तों,
गॉइटर, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे गॉइटर रोग कहा जाता है। थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, कभी कभी ये घेंघा रोग का कारण भी बनता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों, फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। और पाई कहाँ जाती है? फीमर जो है जांघ की हड्डी है और शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी भी होती है। इंसानों की मतलब हम लोगों के शरीर में जांघ में पाई जाती है, सबसे मजबूत हड्डी भी है, सबसे बड़ी हड्डी भी है। आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन। जीन यहाँ पर आनुवांशिकता की इकाई है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जीन क्या होता है दोस्तों? यह डीएनए का ही एक भाग होता है जो कि विशेष लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, और यही आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई भी होती है। इसका मेन फंक्शन ये है कि जीन जो होते हैं दोस्तों डीएनए का ही खंड होता है, मतलब भाग होते हैं, डीएनए के अंदर ही होता है। जैसे बोलते हैं कि अपनी मम्मी का रूप लिया है कोई बच्चा, पापा का रूप लिया, तो वो आनुवांशिकता ट्रांसफर का कारण ही होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। वॉशिंग सोडा, जिसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है, यह घरेलू तथा औद्योगिक क्लीनर के रूप में भी उपयोग में किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटर, मतलब 10 जल का 10 अणु और Na2CO3। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो पारा होती है दोस्तों कमरे के तापमान पर, और सामान्यतः जो है लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। यह मेटल्स का एक अपवाद है। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती होती है दोस्तों पौधे का। पत्तियां ही क्यों? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने का काम करता है। यदि क्लोरोफिल और भी जगह हो जाए तो सूर्य का प्रकाश मतलब रिसीव करके भोजन बनाने लगे। अब पत्तियों में ही होता है क्लोरोफिल, इस वजह से सूर्य का प्रकाश वहीं पर इकट्ठा होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? प्रश्न में हमने देखा दोस्तों किडनी जो होती है वो मानव शरीर के रक्त को फिल्टर करने का काम करता है, और जो रक्त में अवशेष होते हैं वो यूरिन के रूप में बाहर निकाल देता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। आपने देखा है, कई बार भी इसको पढ़ा है। स्कर्वी की मतलब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और स्कर्वी रोग में दोस्तों मसूड़ों में खून आना, कमजोरी, घाव ठीक ना होना जैसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। मसूड़ों में खून आना मतलब दांतों से कभी कभी खून आना, यह स्कर्वी का लक्षण हो सकता है। मानव शरीर का और दोस्तों यहाँ पर विटामिन सी से मतलब विटामिन सी किस में भरपूर मात्रा में पाया जाता है उसको आप कमेंट करके बताइएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि शरीर की क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। और मानव का शरीर जो है 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है आप इसको कमेंट करके बताइएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और यह एटीपी उत्पादन करता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अब मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ये आपसे उम्मीद है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में किस प्रकार का और कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों नींबू में, और साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टा स्वाद देता है। और नींबू संतरा जैसे फलों में भी, नींबू और संतरा दोनों में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है? दूध, अंडा, चावल। सबसे अधिक प्रोटीन यहाँ पर अंडे पर होता है दोस्तों, जो कि भरपूर प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है और शरीर के विकास के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। जिम जाने वालों को आप देखेंगे दोस्तों अंडा खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर शरीर का विकास जल्दी से होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यह क्या होता है? यह आनुवांशिक जानकारी का दोस्तों एक वाहक होता है, जो कि हर कोशिकाओं में भी होता है, मतलब सभी कोशिकाओं में डीएनए होता है, जो कि ट्रांसफर करता है अपनी आनुवांशिकताओं को। तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका कौन सा भाग आनुवांशिक पदार्थ रखता है? न्यूक्लियस के अंदर ही होता है दोस्तों कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, जीन सभी पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियस, इसको केंद्रक बोला जाता है। क्रोमोसोम होते हैं जो जीन को संग्रहित करते हैं, यही आनुवांशिकता को ट्रांसफर करते हैं। आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? प्लीहा को दोस्तों आरबीसी का शमशान कहा जाता है।
जो कि आत्महत्या यहीं पर हो जाता है दोस्तों। आरबीसीज का जो पुराने होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वो प्लीहा में जाकर दोस्तों नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे आरबीसीज का शमशान कहा जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है? हार्ट बीट और ब्रीथिंग को नियंत्रित करता है। ये भी दोस्तों मस्तिष्क से ही कंट्रोल होता है। आप सांस ले रहे हैं, आपका हृदय हार्ट बीट हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं से कंट्रोलिंग हो रहा है। तो यह कहाँ से होता है? मेडुला ओब्लंगेटा, मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला ओब्लंगेटा, जहाँ से यह मस्तिष्क का निचला भाग होता है। जीवन रक्षक कार्य जैसे दिल की धड़कन, सांस चलना, इनको नियंत्रित करता है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों मेडुला ओब्लंगेटा, जो कि पूरा जिंदगी को ही नियंत्रित करके रखता है। इसको आपको बचा के रखना होगा। एक्सरसाइज लगातार आपको मतलब करते रहना है, जिससे आपका माइंड जो है स्वस्थ रहे, और माइंड स्वस्थ रहेगा तो पूरे बॉडी को कंट्रोल करेगा। कौन सा रक्त घटक संक्रमण से लड़ता है? तो यहाँ पर WBCs जो है प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, मतलब संक्रमण से लड़ता है। कोई भी यदि बॉडी पर इंजेक्ट होता है, वायरस इंजेक्ट होता है, तो उससे वह लड़ता है, फाइट करता है। निम्न में से कौन सा वंशानुगत गुणों के संचरण के लिए उत्तरदायी है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स जो होते हैं दोस्तों वंशानुगत संचरण करते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो XY XX ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, और उन्हीं से ही लड़का या लड़की का निर्धारण किया जाता है। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है? सबसे मतलब सभी ग्रुप वालों से भी ये ले सकता है। तो AB+ रक्त समूह वाला व्यक्ति जो होता है दोस्तों, बस सभी ग्रुप से रक्त ले सकता है, जिसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। और यूनिवर्सल डोनर तो आपने देखा, वो निगेटिव वाले को कहा जाता है। WBCs का मुख्य कार्य क्या है? व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? अभी हमने देखा दोस्तों संक्रमण से लड़ना, जो कि WBCs का मुख्य कार्य होता है। जितना WBC और मतलब आपके ब्लड में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सभी पाए जाते हैं। तो जो है फाइट इन्फेक्शन से लड़ने का काम यहाँ पर WBCs का होता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। थायराइड हार्मोन्स के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो थायराइड निर्माण हार्मोन्स के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से दोस्तों थायराइड ग्रंथि का जो कार्य होता है वो प्रभावित होता है, जिससे गॉइटर रोग होता है, घेंघा रोग जिसको बोला जाता है। स्मृति और बुद्धि के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? मेमोरी और इंटेलिजेंस, आप कितना इंटेलिजेंस है, आप कितना पावरफुल सोचते हैं, इसका कंट्रोल आपके दिमाग का कौन सा भाग करता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी सोचिएगा यदि चल रहा होगा आपका दिमाग तो सेरिब्रम होता है दोस्तों, जो आपको सोचने, याद करने और निर्णय लेने का काम करता है। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अभी तक आप इससे बिल्कुल वंचित हैं कि आपने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब भी नहीं किया है, ये आप सोच नहीं पा रहे, मतलब आपका सेरिब्रम काम नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा दौड़ाइए। निम्न में से बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मीथेन बायोगैस का 60% बायोगैस का भाग होता है और ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि आपने कई जगहों में इसको पढ़ा होगा। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? ट्यूबरकुलोसिस, TB जिसको बोला जाता है दोस्तों, यह बैक्टीरिया के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड है, यदि पूछा जाए कि कौन सी बैक्टीरिया से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे ट्यूबरकुलोसिस होता है, याद रखना, जिसको हिंदी में तपेदिक रोग बोला जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। यह मौसम का पूर्वानुमान भी लगाता है और ऊंचाई मापने में भी काम किया जाता है। कभी कभी बारिश होने वाली होती है कि नहीं होने वाली होती है, मौसम की जानकारी इन्हीं से, वायुमंडलीय दाब से ही मापा जाता है। सूर्य की रोशनी से मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन D, हमने देखा कुछ टाइम पहले। किस खनिज की कमी से जो एनीमिया रोग होता है? विच मिनरल्स काजेस एनीमिया, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और थकान, कमजोरी जैसे होती है। दबा के आयरन का उपयोग करिए दोस्तों, कभी कमजोरी नहीं आएगी। पालक वालक जैसे गाजर वाजर दबा के खाइएगा। पौधे की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है? पौधे की कोशिका भित्ति जो बनी होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज क्या होता है दोस्तों? एक हार्ड कार्बोहाइड्रेटेड
सेल्स होता है जो कि पौधे की कोशिकाओं को कठोर बना देता है। मतलब इसीलिए पौधे और जीव जंतुओं में अंतर होता है। जीव जंतुओं की जो कोशिकाएं होती है वो नर्म होती है, जबकि पौधों की कोशिकाएं हार्ड होती है। वह सेलुलोज के कारण ही होती है। इंसानों में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। यदि सेलुलोज पाया जाए तो आप भी पेड़ जैसे बन जाओगे कठोर। निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? वायरस के कारण दोस्तों खसरा रोग होता है, जो कि संक्रामक रोग है और वायरस के कारण होता है, जिसमें बुखार और शरीर पर दाने आने लगते हैं, बिंदी बिंदी जैसे पूरे शरीर में पड़ने लगती है, उसी को खसरा रोग बोला जाता है। और यह रोग वायरस के कारण होता है तो यहाँ पर आपको सही उत्तर याद रखना है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? आपने इसको बहुत आसानी से उत्तर दे पाएंगे। नाइट्रोजन 78% होती है। इसके अलावा 21% ऑक्सीजन, उसके अलावा बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। पाचन में सहायता करने वाला अम्ल पेट में कौन सा पाया जाता है? कौन सा अम्ल पेट का पाचन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। बहुत खतरनाक अम्ल होता है, यदि आपके पेट से बाहर आ जाए, उस पर आप कोई भी चीज़ को डालेंगे तो उसको भस्म कर देगा। यह अम्ल दोस्तों भोजन को पाचन करने में मदद करता है, और भोजन के साथ साथ कुछ भी आप गटक गए हो तो उसमें उपस्थित बैक्टीरिया को भी वो वहीं पर नष्ट कर देता है। मानव शरीर में किस अंग को विसर्जन अंग कहा जाता है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। तो यकृत किडनी यहाँ पर दोस्तों मानव शरीर का एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है। किडनी से फिल्टर होता है दोस्तों ब्लड, और ब्लड फिल्टर होने के बाद यूरिन का निर्माण होता है और वही बाहर निकल जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपने कई बार पढ़ा है इसको, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। और यह ग्रंथि आपके माइंड के नीचे स्थित होती है, और सभी ग्रंथों को यह मतलब सभी जितनी भी ग्रंथियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? एक स्वैच्छिक क्रिया होती है और एक अनैच्छिक क्रिया होती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो आपकी इच्छा के बिना ही होती रहती हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो आपकी इच्छा से होती हैं। जैसे आपका दिल धड़कना, सांस लेना, ये सब आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होती हैं। जैसे आपका हाथ चलना, पैर चलना, ये तो आपकी इच्छा के अनुसार होता है। तो सेरिब्रम होता है दोस्तों, स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे आप मस्तिष्क का सेरिब्रम वाला भाग जो होता है सोचने, समझने और याद रखने का काम करता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, और यही स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन विटामिन आवश्यक है? विटामिन के रिपीट हो गया यहाँ पर। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? वाटर बोर्न डिसीज है, मतलब जल जनित रोग है। यहाँ पर कॉलेरा हैजा यहाँ पर जल जनित रोग होता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दूषित जल के सेवन से यह होता है दोस्तों, विब्रियो कोलेरियो से यह फैलता है। संक्रमण विटामिन विब्रियो कोलेरा जैसे संक्रमण मतलब बैक्टीरिया से यह फैलता है। थर्मामीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? पारे का उपयोग किया जाता है दोस्तों, आपको पता होगा। मरकरी, जिसको पारा बोला जाता है, तापमान के साथ दोस्तों एक्सपैंड होता है, फैलता है, सिकुड़ता है, जिससे यह तापमान मापने के लिए उपयुक्त माना जाता है। बाल और नाखूनों में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। यह प्रोटीन रेशेदार होता है और यह बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण बाल और त्वचा नाखूनों में पाया जाता है और कठोर होता है दोस्तों। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? सल्फर धातु नहीं है दोस्तों, जिसको हिंदी में गंधक बोला जाता है। यह एक अधातु है, और इसके अलावा तांबा, चांदी, लोहा, ये सभी धातुओं हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है, जो कि सोचने समझने की क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है। त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दोस्तों त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है, जो कि रोगाणुओं से रक्षा करती है, और आपके शरीर का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वो एपिडर्मिस ही होता है। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ये रिपीट हो गया, ओ निगेटिव होगा दोस्तों। साधारण नमक टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट का रासायनिक नाम होता है। श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ये भी कोई प्रश्न है। ऑक्सीजन दोस्तों कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होती है, जो कि श्वसन के माध्यम से इनहेल की जाती है। और यदि इसी में पूछा जाए कि दोस्तों आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, तो आपको इसका कमेंट करके बताना है। ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने पूछ लिया इसको। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? कोशिका यहाँ पर जीवन की मूलभूत इकाई है। आप पहली क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं, जो कि सभी जीवों के लिए मूलभूत इकाई है। छोटी छोटी मतलब जैसे एक एक छोटी छोटी ईंटों से मिलकर घर बना होता है, वैसे छोटी छोटी सेल से मिलकर पूरा बॉडी बना हुआ होता है।
व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, न्यूटन, जो कि वह बल है जो 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति प्रदान करता है, उसको 1 न्यूटन बोला जाता है। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संक्रामक रोग कौन सा है, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोला जाता है, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोला जाता है, यह एक संक्रामक रोग है जो कि खांसी छींकने से फैलता है। इसलिए बोला जाता है दोस्तों, यदि आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो आप मुंह पर रुमाल रखिएगा, क्योंकि यदि आपके अंदर है तो किसी और पर भी फैल सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसीज का मुख्य काम क्या होता है, अभी हमने कुछ टाइम पहले पूछा था ये प्रश्न, कि ये ऑक्सीजन का प्रवाह करता है और ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त का रंग जो है लाल होने लगता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एड्स का पूरा नाम क्या है, एड्स का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ऑप्शन ए में दिया गया है। यह दोस्तों HIV वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है जो कि मानव की इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देता है। आप बच के रहिएगा, इसको मतलब इससे बचने के लिए कई सारे एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे, तो उसको आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा फफूंद फंगल रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फंगल डिसीज, फंगल फफूंद के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों, रिंगवॉर्म, दाद जो होती है वो फंगस डिसीज के कारण होती है। इसके कारण दोस्त आपके त्वचा में गोल गोल चकत्ते के रूप में दिखाई देने लगते हैं, कभी मतलब दाद हुई होगी तो आपको पता चला होगा। जल को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, जो कि जल में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्लोरीन जो है नष्ट कर देता है, जिससे जल शुद्ध हो जाता है। दृष्टि सुधारने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, हिंदी भी गजब की है दोस्तों, इम्प्रूविंग आई साइट, मतलब आंख की दृष्टि सुधारने के लिए कौन सा विटामिन उपयोग किया जाता है, तो विटामिन ए, आपने कई बार पढ़ा हुआ है उसको। रतौंधी रोग जिसको बोला जाता है, इसको कम करने के लिए विटामिन ए का उपयोग किया जाता है, और यह आंखों की रेटिना के लिए बहुत जरूरी है विटामिन ए। इसलिए आप विटामिन ए जहाँ भी मिले आप दबा के खाइए, क्योंकि आपको ज़िंदगी को देखना है और हमारी वीडियो को भी देखना है और आगे भी पढ़ना है। तो जब तक आंखें नहीं अच्छे से दिखाई देंगी तो पढ़ेंगे कैसे, इसलिए विटामिन ए भरपूर मात्रा में लीजिए, सभी विटामिन लीजिए। और फिलहाल वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नया कंटेंट को। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।